नमस्कार, मानस मिश्रा, वन न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो कलेजियम हमेशा सुर्खियों में रहता है, उस कलेजियम का कच्चा चिट्ठा आपको सामने जा रहा है खुलने, क्योंकि पीएमओ का एनजीओसी आखिरकार जो रद्द किया था उसका पूरा ब्लूप्रिंट दिखाने जा रहा हूं आपको। आपको याद होगा 2015 में कलेजियम को बाईपास करके एनजीएसी लाया गया था कि एनजीएसी लागू हो जाए, जो संसद से बिल पास किया गया था। लेकिन वो बिल महज कुछ महीनों में किस प्रकार से वो धराशायी हो गया। लेकिन अब आपको बता देते हैं, जो कलेजियम जिसकर अब तक जजों की नियुक्ति होती है, उसका संविधान में तो कहीं जिक्र ही नहीं है। जी हां, कलेजियम शब्द का इस्तेमाल संविधान में कहीं हुआ ही नहीं है। आपको बता दें, ये टॉपिक जो है सुनते ही सबके दिल में एक सवाल उभर कर आता है कि भाई, हमारे देश में जिसे न्याय का मंदिर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट, आखिर जजों को चुनता कैसे है, और वो भी बिना किसी पारदर्शिता के। आज हम इसी का आपके सामने हर पत्ते खोलेंगे, क्योंकि जजों का चुनाव कलेजियम के जरिए होता है। और आपको एक सच्चाई बताऊं तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जिस कलेजियम का हम जिक्र कर रहे हैं, उसका हमारे संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं है। ना हैरान करने वाली बात यह है कि संविधान के मूल रूप से जो आर्टिकल 124 और 217 है, जिसमें लिखा हुआ है कि जजों का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट मतलब सरकार सीजीआई से कंसल्ट करके करेगी। लेकिन कलेजियम संविधान में ना होते हुए संसद से बाद में इसके लिए कानून आया या नहीं आया, ये भी नहीं आया। फिर कैसे लोग पूरे देश के बॉस बन गए, बड़ा सवाल है। जी हां, कलेजियम ना कभी संसद में पास हुआ बिल, ना कैसे हुआ, फिर भी ये बॉस बन गए, जिससे जजों के हाथ में जो ताकत आ गई वो लोकतंत्र के लिए क्या खतरा बन गई? क्या यह बड़ा सवाल समय समय पर उभर के आता है? आज हम इसी को आपके सामने रखने जा रहे हैं। कुछ जज अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म और वो सब जो आम आदमी को न्याय से दूर करता है। दोस्तों, कल्पना करो एक सिस्टम जहां खुद जज जज को चुनते हैं, कोई चेकिंग नहीं, कोई बैलेंस नहीं, कोई जनता की आवाज नहीं। ये तो वैसा ही है जैसे कोई परिवार में चाचा ताऊ ही नाती पोते चुने, बाकी सब बाहर। और ऊपर से जब संसद से एक बेहतर सिस्टम लाने की कोशिश की जाए, एनजेएसी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि वो अपनी ही कुर्सी पर पांव फैलाए बैठे थे। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे पूरी कहानी। अगर आप न्यायपालिका के इस कहीं ना कहीं स्केल को जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। सबसे पहले समझते हैं कि यह कॉलेजियम सिस्टम आखिर क्या है। सरल शब्दों में कहूं कि यह प्रक्रिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके 4 सीनियर जज मिलकर उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए नए जजों का चुनाव करते हैं। ट्रांसफर भी यही करते हैं, मतलब जज जज बनाते हैं, कोई इंटरव्यू नहीं होता, कोई स्क्रूटनी नहीं होती है, बस बंद कमरे में फैसला ले लिया जाता है। अब अगर इसका इतिहास देखें तो ये सिस्टम रातों रात नहीं बना। 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने सेकेंड जजेस केस में पहली बार कॉलेजियम का कॉन्सेप्ट दिया। उस वक्त केस था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। कोर्ट ने कहा कि जजों की अपॉइंटमेंट को में सीजीआई की को लेकर के ओपनिंग प्राइमरी होनी चाहिए उनकी, और सीनियर जजों को से कंसल्ट करेंगे। फिर 1988 में, माफ कीजिए 1998 में थर्ड जजेस केस आया। फिर वही केस, लेकिन और डिटेल में। यहां सीजीआई को 4 सीनियर जजों के साथ कलेजियम बनाने को कहा गया। क्यों बनाइए? तर्क यह था कि एग्जीक्यूटिव यानी सरकार अगर जज चुनती है तो न्यायपालिका की आजादी खतरे में पड़ जाए। एमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी की सरकार ने तो जजों को दबाया था ना, तो जजों ने खुद को बचाने के लिए यह सिस्टम बनाया। लेकिन सवाल यह है, क्या यह बचाव कहीं ना कहीं आक्रमण बन गया? आज तो यह सिस्टम भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का अड्डा बन गया है। देखो, संविधान के मूल रूप से आर्टिकल 124 और 217 में लिखा है कि जजों का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट यानी मतलब सरकार सीजीआई के कंसल्ट से करेगा। लेकिन जजों ने जजेस केसेस से इसे उलट दिया। उन्होंने कहा कि सीजीआई की राय बाइंडिंग है, यानी सरकार सिर्फ मुहर लगाएगी। ये तो संविधान की मूल संरचना और बेसिस स्ट्रक्चर को बदलने जैसा था।
केशवानंद भारती केस 1973 में 1973 में ही कोर्ट ने कहा था कि बेसिस स्ट्रक्चर नहीं बदला जा सकता, लेकिन जजों ने खुद ही उसे बदल दिया। अब नुकसान देखो, कॉलेजियम में पारदर्शिता का नामो निशान नहीं है, सिफारिशें गोपनीय रहती हैं, कोई कारण नहीं बनाने के लिए फला फला जज को चुना जाए, डिकाना जज को चुना जाए, नतीजा क्या है? कुछ नहीं भाई भतीजाबाद। उदाहरण के लिए कई जजों के रिश्तेदारों को प्राथमिकता मिलती रही है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कॉलेजियम में 50% से ज्यादा अपॉइंटमेंट में पर्सनल कनेक्शन काम आता है और डिले अलग से होता है। हजारों केस पेंडिंग है क्योंकि जजों की कमी है। 2025 तक सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 जज होने चाहिए, लेकिन अक्सर 25-26 ही रहते हैं। हाई कोर्ट्स में तो हालात और खराब हैं। 1100 जजों की वैकेंसी है, सब कॉलेजियम की वजह से। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने खुद कहा कॉलेजियम को बाहरी ताकतें प्रभावित करती हैं, मतलब पावर गलत हाथों में। तो भाई ये सिस्टम तो अच्छे इरादे के लिए हुआ था, लेकिन अब तो जजों का निजी साम्राज्य बन गया है। चलो अब देखते हैं संसद ने इस ठीक करने के लिए कोशिशें की एनजेएसी के जरिए। 2014 में मोदी सरकार ने एनजेएसी बिल लाया, फुल फॉर्म नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन जिसका होता है। ये 6 सदस्यीय बॉडी थी जिसमें सीजीआई चेयरपर्सन होता, 2 सीनियर जज, लॉ मिनिस्टर और 2 इमिनेंट पर्सनल यानी सिविल सोसाइटी से लोग आते। ये इमिनेंट पर्सन जो होते सीजीआई, पीएम और लीडर ऑफ अपोजिशन मिलकर चुनते। कम से कम एक महिला एससी या एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी से आते। और क्यों लाया गया? क्योंकि कॉलेजियम की कमियां साफ दिखती थी। इसमें नेपोटिज्म, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और डिले था। एनजेएसी में वीटो पावर था, कोई 2 मेंबर्स रिकमेंडेशन रिजेक्ट कर सकते थे, लेकिन जजों को प्राइमरी मिलती, मतलब बैलेंस्ड सिस्टम। संसद ने 99वां संशोधन पास किया। लोकसभा 367 जीरो, राज्यसभा में 367 जीरो और 20 राज्यों की विधानसभाओं से रेटिफिकेशन किया गया। इसको प्रेसिडेंट ने साइन किया, जनता का मैंडेट था। एनजेएसी के फायदे क्या था? पहला, ट्रांसपेरेंसी, अपॉइंटमेंट पब्लिक डोमेन में। दूसरा, डाइवर्सिटी यानी महिलाओं को, माइनॉरिटीज को कोटा। तीसरा, एग्जीक्यूटिव की रोल लेकिन लिमिटेड, ना कि डोमिनेंट। चौथा, अकाउंटेबिलिटी, कोई एक ग्रुप सब कंट्रोल नहीं करेगा। लेकिन भाई ये तो बिल संसद के पास होते ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया। एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने पीआईएल दाखिल की और फिर 16 अक्टूबर 2015 को बम फटा और 4-1 से एनजेएसी को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। जस्टिस जेएस खेहर की अगुवाई में बेंच ने कहा कि जुडिशरी इंडिपेंडेंस है, उसके लिए खतरा है। क्यों रद्द किया गया? कोर्ट ने कहा कि लॉ मिनिस्टर की मेंबरशिप जो है से एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस करेगा और इमिनेंट पर्सनल की सिलेक्शन कहीं ना कहीं वो होगी। वीटो पावर से जजों की प्राइमरी खत्म होगी, प्राइमेसी सब खत्म होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या एनजेएसी में जजों की प्राइमरी रोल खत्म हो रहा था? सीजीआई चेयर था ना, ये तो बहाना लगता है। असल में जज अपनी मोनोपोली खोना नहीं चाहते थे। अब आते हैं मुख्य पॉइंट पर, जहां 2015 का वो फैसला जिसने लोकतंत्र को क्या ठेंगा दिखाया। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 5 जज बेंच, जस्टिस केहर, लोकुर, गोयल, जोसेफ चलमेश्वर 481 पेजों का जजमेंट सुनाया। मेजॉरिटी ओपिनियन जिसमें था 4 जज थे, जिसमें एनजेएसी बेसिस स्ट्रक्चर वायलेट करता है कहा। क्यों? क्योंकि पहला जुडिशियल प्राइमेसी था ये, और जजेस केसेस में भी साबित किया कि सीजीआई की राय बाइंडिंग होगा। एनजेएसी में वीटो से वो खत्म होता। दूसरा, सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी लॉ मिनिस्टर की रोल को एग्जीक्यूटिव ओवररीच कहा गया। तीसरा, एमिनेंट पर्सन यानी क्वालिफिकेशन क्या होगी उनका, कोई स्टैंडर्ड नहीं था। चौथा, रेसिप्रोसिटी का डर यानी जज जो एग्जीक्यूटिव से अपॉइंट हो तो सरकार के हित में फैसला देंगे। जस्टिस खेहर ने लिखा कि एनजेएसी से जुडिशरी इंडिपेंडेंस कमजोर होगी, लेकिन विश्लेषण करो कि क्या कॉलेजियम में इंडिपेंडेंस है? वो तो जजों के पर्सनल बायस चलते हैं। जस्टिस जोसेफ ने कंसिडरिंग में कहा कि कॉलेजियम में ट्रस्ट डेफिसिट है, अनमेरिटेड अपॉइंटमेंट होते हैं, लेकिन फिर भी एनजेएसी रद्द। डिसेंटिंग ओपिनियन मतलब जस्टिस चिलमेश्वर की बात करें तो उन्होंने एनजेएसी को सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन कॉलेजियम को कोसा था। कहा कॉलेजियम अपारदर्शी और कहने अनकाउंटेबल है। सही कहा ना, लेकिन मेजॉरिटी से इग्नोर कर दिया गया। विश्लेषण देखें अगर तो यह फैसला क्या लोकतंत्र विरोधी नहीं था? संसद का 99% वोट, 20 राज्यों का सपोर्ट, सब व्यर्थ।
कोर्ट ने खुद को सुप्रीम बना दिया, बेसिस स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का दुरुपयोग किया गया। केशवानंद भारती में ये डॉक्ट्राइन डेमोक्रेसी बचाने के लिए था, लेकिन यहां जजों का सल्तनत बचाने के लिए इंप्लीकेशंस पर क्वेश्चन मार्क कर दिया गया। आज भी वैकेंसीज भरी नहीं जाती हैं, सरकार और कोर्ट के बीच रस्साकसी होती है। 2025 में भी डिबेट चल रही है। और सीजीआई के रोल की बात करें तो फैसले में सीजीआई को गॉड लाइक स्टेटस दिया गया, लेकिन रियलिटी सीजीआई भी कॉलेजियम का हिस्सा है, तो पावर कंस्ट्रेंशन कैसा? अब अगले तरफ चलते जा, जजों के गलत पावर का यूज होता। भाई ये तो स्कैंडल की बाढ़ है। भाई भतीजावाज वकील विकास सिंह ने कहा कि कॉलेजियम जो ये बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उन्होंने कहा कि भाई जो भाई भतीजावाज है वो कॉलेजियम में जो वकील जजों को पर्सनली जानते हैं उनके फेवर मिलता है। छोटे कोर्ट में वकीलों को चांस नहीं मिलता है। एक सर्वे में पाया कि 44% लोग कॉलेजियम से खिलाफ हैं। एक उदाहरण अगर बात करें तो जस्टिस मार्केंडू काटजी केस खारा जो 2010 में लीक हुए लेटर से पता चला कि कॉलेजियम में पर्सनल एनॉमिस्टिटी से जज रिजेक्ट होते हैं। एक जज को इसलिए ना चुना क्योंकि वो किसी सीनियर जज से झगड़ चुके थे। उदाहरण दूसरा, जस्टिस एल नागेश्वर राव का केस 2019 में कॉलेजियम ने उन्हें रिजेक्ट किया, फिर लाया। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर। न्यूज रिपोर्ट्स में कहा गया कि सरकार के फेवर में फैसले देने वाले प्राथमिकता में दी। उदाहरण तीसरा बात करते हैं तो हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर कॉलेजियम के बिना कारण बताए ट्रांसफर करता है, और एक जज को उत्तराखंड से ट्रांसफर कर दिल्ली भेजा गया क्योंकि वो लोकल इशूज पर सरकार के खिलाफ फैसला दे रहे थे। ये पावर एब्यूज है और नेपोटिज्म। कई जजों के बेटे बेटियां डायरेक्ट हाई कोर्ट में हैं, जैसे जस्टिस डी के जैन की फैमिली में। रिपोर्ट्स कहती है कि 30% अपॉइंटमेंट फैमिली से टाई अप होते हैं। इसमें स्कैंडल की बात करें तो 2023 में जस्टिस ईसा कोहली का केस, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जज की बेटी को प्राथमिकता, या फिर जस्टिस भूषण रंजन गौड़ा की बात करें तो कॉलेजियम ने रिजेक्ट किया क्योंकि वो यहां पर सुप्रीम कोर्ट से थे, लेकिन बाद में प्रेशर आया तो फिर पावर का गलत हुआ। जज फैसले में पर्सनल बायस कैसे होता है, जैसे कुछ जज एनजेएससी केस में ही बायस्ड हो गए। जस्टिस चलमेश्वर ने कहा कि कॉलेजियम में सब्जेक्टिविटी है। 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट जज केस स्कैंडल की बात करें तो 2 करोड़ कैश मिला एक जज के घर। क्या कॉलेजियम ने चेक किया? नहीं, ये सिस्टम करप्शन को सिल्टर देता है। तो ये सभी जो हैं वो जजों के पावर को कहीं ना कहीं अनचेक्ड है। कोई सीबीआई जांच नहीं होती, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, नतीजा आम आदमी का न्याय जो है वो लटकता रहता है। तो दोस्तों इस सिस्टम के प्रभाव गंभीर है। पहला, जुडिशरी पर ट्रस्ट डेफिसिट सर्वे कहता है 40% लोग संसद के रोल को देखना चाहते हैं। दूसरा, केस बैकलॉग जो 5 करोड़ से ज्यादा केस है। तीसरा, डाइवर्सिटी जो है लैक, यानी महिलाएं सिर्फ 11%, SC/ST कम है। इसमें सुधार की जरूरत है। एनजीएसी जैसा कुछ लाओ, लेकिन बेहतर ट्रांसपेरेंसी लाओ, अपॉइंटमेंट पब्लिक के जरिए हो, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन हो, हाइब्रिड मॉडल हो, जज प्लस एग्जीक्यूशन प्लस सिविल सोसाइटी का इंटरफेरेंस हो। लेकिन कोर्ट सुधार नहीं मानेगा तो प्रेशर डालो कहीं ना कहीं, पिटीशन, सोशल मीडिया के जरिए, कैसे भी। आज हमने जो खोला है वो कॉलेजियम का सच्चाई है। एनजेसी रद्द करके जजों ने अपनी तानाशाही क्या कायम रखी, लेकिन सच्चाई सबके सामने है। जजों का गलत पावर यूज बंद होना चाहिए। शेयर करिए इस वीडियो को। क्या एनजेसी वापस लाना चाहिए? इसका कमेंट में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। जय हिंद के साथ वीडियो को खत्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।